इसके अंदर ध्यान से देखना हमें आग जलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखो हमारी जो मोमबत्ती थी वो तुरंत बुझ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो एसिड बेस होते हैं वो हमारे पास मेटल्स और कंपाउंड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं हम। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारे पास जितने भी कंपाउंड होंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनके एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेटल्स को दिखाएंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन रिएक्ट कैसे करता है, क्या बनाता है, सारी चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल्स। देखो यार, मेटल के साथ हमें रिएक्शन करवानी है एसिड बेस की, तो याद रखना मेटल जो होती है ना, मेटल और उनके जो ऑक्साइड होते हैं, लगभग जनरली बता रहा हूं, लगभग जितनी भी मेटल्स होती हैं ना वो बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, तो बेस जो होता है वो बेस के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। जैसे मान लो दो एसिड को मिलाओगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, उनका मिक्सर बनेगा और कुछ भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास है, जब बेस बेस को एक दूसरे के अंदर मिलाओगे तो क्या बनेगा? कोई अलग कंपाउंड तो बनने से रहा, क्या बनेगा? उनका मिक्सर बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास जब भी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे ना बेस के साथ, तभी रिएक्शन हमारे पास होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेटल्स होती है वो बेसिक नेचर की होती है। कुछ मेटल्स हैं जो कि हमारे पास एसिड और बेसिक दोनों नेचर की होती है, वो हम बात करेंगे कौन कौन सी मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो मेटल्स होती है हमारे पास वो बेसिक नेचर की होती हैं, तो उनके जो ऑक्साइड होंगे वो भी बेसिक नेचर के होंगे, और जो नॉन मेटल होती हैं वो हमारे पास एसिडिक नेचर की होती हैं, और उनके जो ऑक्साइड होंगे वो भी किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। तो अगर वो एसिडिक नेचर के होंगे तो आराम से बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मेटल किस तरीके से हमारे पास एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, when acid react with metal then it form salt and hydrogen gas। जब भी हमारे पास मेटल, जितनी भी मेटल होती हैं वो सारी की सारी हमारे पास एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हमें पता है यार एसिड में दो चीजें होती है, एक H+ और एक उसका काउंटर करने वाला कोई भी एनाइन होने वाला है। जैसे हमारे पास HNO3 की बात करें तो H+ है और NO3 है, नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट एनाइन है, सॉरी, है ना, नाइट्रेट एनाइन है। और जैसे H2SO4 की बात करें तो H+ आयन है और SO4 2- है। ठीक है, जैसे HCl की बात करें तो इसके पास क्या है? Cl- क्लोराइड आयन है। ठीक है, तो हमारे पास एसिड वही होते हैं जिसके पास H+ हो और उसको काउंटर करने के लिए कोई एनाइन हो। समझ गए? तो जितने भी एसिड होते हैं वो सारे के सारे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएंगे? सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर हाइड्रोजन गैस बनानी है आपको, कि अगर एग्जाम में आता है कि किस तरीके से आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हो, तो एक एग्जांपल ये, मेटल की जब भी रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट बनता है। ज्यादातर पता है क्या पूछा जाता है? जब भी हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो कौन सी गैस बनती है? कौन सी बनती है? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखेंगे। यहां पर करके हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, अभी करेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जैसे ही मैं मैग्नीशियम मेटल को डालूंगा तो मुझे एक फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें बनेगी हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें ऊपर देखने को मिलेगी, और ये जो गैस होती है ये फ्लेमेबल गैस होती है। इसको जलाएंगे तो हमें एक पॉप साउंड जैसी यानी कि फट से आवाज सुनाई देगी। तो ध्यान से सुनना इसे। इसके अंदर ध्यान से देखना हमें आग जलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर अंदर की तरफ हाइड्रोजन गैस बनती है और वो जलती रहती है, जिससे हमें अंदर की तरफ आग जलती हुई दिखाई देती है कुछ समय के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है और किस तरीके से वो जलती है। जब वो जलती है ना तो पॉप साउंड निकालती है, यानी कि फट जैसी आवाज आती है। ठीक है, तो वो हमारे पास आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि वहां पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जनरली मेटल्स कैन नॉट रिएक्ट विद बेस। मेटल जो होती हैं वो बेस के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करती हैं, बट सम मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक, हमारे पास ये दो मेटल हमारी एनसीईआरटी बुक में है, एल्यूमिनियम और जिंक, जो बेस होता है उसके साथ रिएक्ट करती हैं। ठीक है, रिएक्ट विद
बेस एंड फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास जब भी बेस के साथ रिएक्ट करती हैं तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये दो ही मेटल हमारी एनसीईआरटी में जो रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो अब हम इसका भी एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास बेस के साथ ये दो मेटल्स रिएक्ट करती हैं। हमारे पास जिंक नहीं है, हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम डाल करके देखेंगे और इसके साथ मैं आपको मैग्नीशियम डाल करके भी दिखाऊंगा ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि हमारे पास जो मैग्नीशियम जो कि हाई रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्ट नहीं कर पाती है, लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट कर देती है। ठीक है, तो फटाफट इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा NaOH का सॉल्यूशन, और NaOH का सॉल्यूशन डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मैग्नीशियम मेटल जो कि काफी ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, लेकिन इसके साथ ये बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैग्नीशियम जो होती है ये हमारे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन जैसे ही मैं एल्यूमिनियम को डालूंगा तो मुझे यहाँ पर एक फास्ट रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। अब मैं यहाँ पर एल्यूमिनियम वायर की जगह पर एल्यूमिनियम फॉयल को डालने वाला हूँ ताकि और तेज रिएक्शन मुझे ऑब्जर्व हो। ठीक है, ताकि मैं हाइड्रोजन जो है वो थोड़ी तेज बन सके, उसे कलेक्ट करूं और मैं उसे आइडेंटिफाई करूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है या नहीं। यहाँ पर आपको साउंड जो सुनने को मिलेगा वो काफी ज्यादा लाउड होने वाला है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो एल्यूमिनियम मेटल है वो हमारे बेस के साथ काफी फास्ट रिएक्ट करती है और वहां पर क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। कि किस तरीके से हमारे पास जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, पहले आपको बता देता हूं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनना, मेटल हमारे पास जैसे सोडियम ले लेते हैं, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2- होता है कि नहीं। यहां पर हमारे पास क्या होता है, Na+ होता है। इन दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास बनेगा Na2CO3। ये क्या बन गया हमारे पास, मेटल कार्बोनेट बन गया। दूसरी चीज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में हमारे पास क्या आ गया, एक और H+ आ गया, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो तुम्हें पता है प्लस वाली चीज कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई, और कितना हो गया टोटल हमारे पास, +2 हो गया ना, और ये -2 है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास क्या बन जाएगा, NaHCO3। यानी कि ये इस तरीके से फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट का। ठीक है, ये हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट है। अब देखेंगे किस तरीके से हमारे पास मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या लिखना है इसमें। व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, यानी जब भी ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, देन सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। यानी कि जब भी ये दोनों की रिएक्शन करवाते हैं एसिड की इन दोनों के साथ, या फिर आप मेटल कार्बोनेट लो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, इनके एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ, आपको क्या मिलेगा, आपको सोल्ट मिलेगा। कोई भी कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट में हो सकता है। अगर सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम का सोल्ट मिलेगा, कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम का सोल्ट मिलेगा, मैग्नीशियम ले रहे हैं तो मैग्नीशियम का सोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसका सोल्ट हो गया और हमारे पास वाटर मिलने वाला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने वाली है। अब यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसके पास आग लेकर के जाएंगे या फिर हमारे पास जलती हुई जो मोमबत्ती है ना उसको लेकर के जाएंगे। अगर हमारे पास मोमबत्ती बुझ गई तो हमारे पास वहां पर कौन सी गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास देखो एग्जांपल भी है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, क्या बनेगा, सोल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये बनते हैं, क्या सच में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हमें पता है यार 110% बनने वाली, क्योंकि कार्बन जब भी कार्बोनेट आप लेते हो ना, कोई सा भी कार्बोनेट हो, उसके जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो या फिर उस मेटल कार्बोनेट को आप गर्म करते हो तो कौन सी गैस बनती है, वहां पर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास सोडियम कार्बोनेट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर मैं यूज कर रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट, उसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। अब यहां पर दूसरी चीज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो वही कैल्शियम का सोल्ट बनेगा, Cl ले रहा हूं तो CaCl2 बन जाएगा। यहां पर मैं सोडियम है, सोडियम की HCl के साथ
यानी कि ये जो है इसमें सोडियम का सॉल्ट बनने वाला है, HCl लूंगा तो इस Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट देख लेते हैं कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले इस राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को डालने वाले हैं। फिर डालेंगे इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 जिससे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है, जलती हुई मोमबत्ती को लेकर के जाएंगे। अगर जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई तो यहाँ पर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब नेक्स्ट हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले पानी और ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद डालेंगे इसके अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 और जब मैं डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर डालूंगा तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखो हमारी जो मोमबत्ती थी वो तुरंत बुझ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी गैस बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो CO2 गैस है वो काफी फास्ट बनती है। ठीक है, और जब भी हम उसके पास मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो वो बुझ जाती है। वो एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि वहां पर हमारे पास CO2 गैस बनती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ लाइम वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। किस तो हमारे पास देखने वाले हैं कि किस तरीके से लाइम वाटर, ये लाइम वाटर है, CO2 के साथ रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, और जब ये रिएक्ट करेगा ना, अभी तो आपको पूरा पूरा कलरलेस दिखाई दे रहा है, एकदम कलरलेस लिक्विड दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर CO2 डालूंगा ना, मैं मुंह से CO2 डालूंगा, वैसे वैसे क्या बनने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन मिल्की हो जाएगा, यानी कि थोड़ा दूधिया कलर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट इसको परफॉर्म करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने इस राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और इसके अंदर मैं मुंह से डालने वाला हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे मैं डालूंगा तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है धीरे धीरे मिल्की होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बनना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर मिल्की हो जाता है। सो ये होता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है। अब देखो इसे मैं एज इट इज छोड़ दूंगा ना, तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये धीरे धीरे नीचे जमना स्टार्ट कर दिया। अभी आपको ना थोड़ा नजदीक ला करके दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जमना स्टार्ट हो चुका है। तो ये नीचे जो जम रहा है ना, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो क्या होता है कि अगर इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो बना है ना कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जो बना है, इसके अंदर अगर हम एक्सिस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते रहें तो हमारे पास क्या बनेगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। तो देखो यहां पर क्या है, हमारे पास रिएक्शन हुई थी लाइम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन लाइम वाटर सॉल्यूशन, देन क्या फॉर्म होता है? देन कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म, यानी कि इस रिएक्शन में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? व्हेन वी पास ऑन पासिंग एक्सिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ा दें, यानी कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, तो क्या होने वाला है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर जो कि सोल्यूबल होता है। अगर हम इसके अंदर बार बार और भी ज्यादा हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते रहेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर फॉर्म होगा हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो चलो इसके अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा, अभी भी बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन क्या होने वाला है? कैल्शियम कार्बोनेट धीरे धीरे घटता रहेगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता रहेगा, जो कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर मिलता रहेगा। अब देखो इससे एज इट इज छोड़ेंगे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहेगा, लेकिन उतने अमाउंट में नहीं आएगा जितने अमाउंट में पहले आ रहा था। ठीक है, अभी हमारे सॉल्यूशन के अंदर जितना भी जो भी मिक्स हुआ रहेगा ना, इस वाटर के अंदर जो भी मिक्स हुआ रहेगा वो क्या होगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये थी हमारे पास कुछ रिएक्शंस। आगे बात करते हैं हमारे पास जो बाकी के और रिएक्शंस है हमारे एनसीईआरटी में, उनके बारे में बात करते हैं।
सो अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। हम ना 7th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, जब भी एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो हमें सोल्ट और वाटर बना करके देते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं। देखो, किसी भी रिएक्शन के अंदर घुस करके तो देखा नहीं जा सकता है कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, क्या वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है या नहीं, लेकिन हमें पता है यार, हम इंडिकेटर की हेल्प लेकर के हम देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हुआ है या नहीं। मैं क्या करने वाला हूँ, बेस लूंगा, एक बीकर के अंदर बेस लूंगा, बेस के अंदर कोई ना कोई इंडिकेटर डाल दूंगा, ठीक है, जो एसिड के साथ अलग कलर शो करता है और बेस के साथ अलग, और न्यूट्रलाइज होने के बाद वो अलग कलर शो करता है। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, वो लेने वाला हूं। तो मैं पहले बेस लूंगा, बेस के अंदर थोड़ा इंडिकेटर डाल दूंगा, इंडिकेटर डालने के बाद फिर उसके अंदर धीरे धीरे एसिड डालूंगा, तो उसका धीरे धीरे कलर चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास जैसे 7 pH पर 7 pH होता है ना, उस पर अगर मान लो हमें मिलता है ग्रीन कलर, हम ये पता लगा लेंगे कि हाँ, उस सॉल्यूशन का अगर ग्रीन कलर हो जाएगा तो वहां पर हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरीके से परफॉर्म करने वाले, पहले देख लेते हैं कि क्या होता है जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं। When acid react with base, then it forms salt and water. Salt and water बनता है, कब बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। This reaction is known as neutralization reaction. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक जनरल रिएक्शन देखो, बेस एसिड दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन हो गई। देखो, एग्जाम में अगर कोई पूछता है ना कि जनरल रिएक्शन लिखो इसकी, तो आपको इस तरीके से वर्ड इक्वेशन यानी कि बताना है कि एसिड प्लस बेस। आपको एग्जांपल नहीं देना है, जैसे एसिड का एग्जांपल HNO3, नहीं, एग्जांपल नहीं देना होता है। अगर उसने कहा है कि आपको एक बेसिक जनरल रिएक्शन लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, एसिड प्लस बेस देन सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। इसका एग्जांपल की अगर बात करें, NaOH प्लस HCl। देखो, हमारे पास सारे के सारे बेस है, सारे के सारे एसिड है, ठीक है, तो हम रिएक्शन करा सकते हैं। तो NaOH की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, NaCl और H2O। NaCl जो होता है ना, वो न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, सोल्ट है, न्यूट्रल होने वाला है, ठीक है, लेकिन सोल्ट भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आगे पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तो अब फटाफट इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। पहले मैं लूंगा NaOH, इंडिकेटर डालूंगा, इंडिकेटर डालने के बाद हम उसके अंदर एसिड डालेंगे, जिससे हमारे पास कलर धीरे धीरे चेंज होता हुआ दिखाई देगा। आप कैमरे को थोड़ा पास लाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहले मैं लेने वाला हूं इस NaOH को इस राउंड बॉटल फ्लास्क के अंदर। इसको भरने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगा इस यूनिवर्सल इंडिकेटर को, जो कि अलग अलग कलर शो करता है। जब एसिड होता है तो अलग कलर, बेस होता है तो अलग कलर, और जब हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है यानी कि न्यूट्रल कोई भी चीज बन जाती है, तो अलग कलर शो करता है। देखो, बेस की प्रेजेंस में ये डार्क ब्लू कलर शो करता है, और जैसे जैसे हम एसिड डालेंगे वैसे वैसे इसका कलर धीरे धीरे चेंज होता रहेगा। अब देखना, यहाँ पर हमें एकदम येलो कलर देखने को मिल रहा है। ये येलो कलर जो है ना, ये हमें लगभग 6 pH पर देखने को मिलता है, यानी कि ये थोड़ा सा एसिडिक हो चुका है हमारा सॉल्यूशन। अब इसके अंदर थोड़ा बेस डालते हैं, थोड़ा हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा बेसिक हो सके, यानी कि हमें 7 pH तक पहुंचाना है, क्योंकि 7 pH पर हमारे पास सोल्ट बनता है। देखो, यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुकी है। अब देखो, यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर और बेस डालता हूं, तो ये धीरे धीरे इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे ही एसिड डालूंगा तो यहाँ पर ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 3 और 4 पीएच यानी कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में आता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। किस तरीके से हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड है रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। देखो, आपको ना समझना होगा, आपको समझना होगा कि ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑक्साइड मतलब कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, उसके साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ चुका है, केवल ऑक्सीजन जुड़ चुका है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे सोडियम है ना, सोडियम हम जानते हैं, सोडियम,
ठीक है, सोडियम प्लस होता है ना Na प्लस, और ऑक्सीजन ऑक्साइड जो होता है O2 माइनस होता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखो O2 माइनस, दो माइनस के, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें प्लस के भी कितने लेने पड़ेंगे, दो लेने पड़ेंगे। दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए दो सोडियम ले लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, Na2O। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्साइड बन चुका है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे कॉपर है, कॉपर क्या होता है Cu2 प्लस ऑक्साइड O2 माइनस, ये तो आराम से हो जाएगा, ये भी 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, तो क्या बनेगा CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल के ऑक्साइड है। किसके हैं, मेटल के, क्योंकि हमारे पास कॉपर क्या है, मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है। मेटल वो होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे कि नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, जैसे कि हमारे पास कार्बन क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, CO2। सल्फर क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, SO2, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, ये बनेगा NO2 बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये हमारे पास नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ये हमारे पास मेटल ऑक्साइड है। हमारे पास एक है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 के साथ, तो सिंपल है यार, मैग्नीशियम ये है ना, ये एसिड है, तो किसमें टूटेगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, देखो दो हमें H प्लस मिल जाएंगे, माइनस की चीज इसके साथ जुड़ जाएगी, यानी कि Mg, देखो ये किस तरीके से टूटने वाला है, ये टूटेगा हमारे पास Mg2 प्लस और O2 माइनस। अब अपने को रिएक्शन में करना क्या होता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़ देना है और प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो Mg2 प्लस इसके साथ जोड़ेंगे, क्या बनेगा, MgSO4, इसको इसके साथ जोड़ेंगे H और O, यानी कि दो H प्लस हो और एक O2 माइनस हो, क्या बनेगा, H2O बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएंगे। और आपको समझना है कि देखो यहां पर हमारे पास किस रिएक्शन में, ये सोल्ट है, किस रिएक्शन में सोल्ट और वाटर बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है सोल्ट एंड वाटर। और हम यहां पर ले रहे हैं H2SO4, ये क्या है, एसिड है, तो ये एसिड है, तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर का, यानी कि ये हमारे पास एसिड है, ये बेस है, तभी तो होता है यार, तभी तो सोल्ट एंड वाटर बनता है। तो हमारे पास जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जितने भी हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं या नहीं होते हैं, वो आगे बात करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्योंकि हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है OH आया है, तो ये तो बेस ही है, और बेस के साथ अगर मान लो एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर बनता है, सोल्ट एंड वाटर। अगर सोल्ट एंड वाटर बन रहा है और एक चीज बेस है तो दूसरी चीज क्या होगी, एसिडिक होगी। तो यहां पर CO2 क्या है, एसिडिक नेचर का होता है, और ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक एसिडिक नेचर के होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और अगर रिएक्शन की देखें तो व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। सोल्ट और वाटर हमारे पास बनता है जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करती है। ध्यान से सुनना, एक चीज बताता हूं आपको, जैसे कि हमारे पास मेटल है Mg प्लस में एसिड ले लेते हैं HCl, क्या बनेगा हमारे पास, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन। अगर मान लो मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले ले MgO प्लस में हमारे पास HCl, तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस में H2। अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर बना है MgCl2 प्लस में H2O, पहले क्या बन रहा था H2, अब क्या बना है H2O। H2O कब बना, जब हम ऑक्साइड लेते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ऑक्साइड है तो हमारे पास वाटर बनेगा। अगर हाइड्रोजन बन रही है मेटल से, तो मेटल ऑक्साइड जब हम लेंगे तो क्या बनेगा, H2O पानी बन करके बाहर हो जाएगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। किसके केस में, मेटल ऑक्साइड के केस में, समझ गए। तो यहां पर ये होता है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो, अब इसको हम परफॉर्म करके देखने वाले हैं। देखो सिंपल है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे ना तो भी सेम होने वाला है। पहले हमें क्या बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम बना सकते हैं इस मैग्नीशियम को जला करके, हम बना भी चुके हैं, हम पहले ये रिएक्शन करवा भी चुके हैं जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी HCl के साथ। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से वो रिएक्शन
हुई थी। ये हमारे पास डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जैसे इसके अंदर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को डालेंगे तो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगी जिसमें वाटर और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनने वाला है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसने HCl के साथ रिएक्शन शो की और मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्शन होती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब सिंपल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। आराम से बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे, सोल्ट एंड वाटर। सिंपल है यार, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ना तो सोल्ट एंड वाटर बनने वाला है। आपको दो चीजें याद रखनी, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो हमारे पास बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो हमारे पास सोल्ट एंड वाटर बनेगा, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो सोल्ट एंड वाटर बनेगा। एसिड एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का, इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नहीं होगी, क्योंकि बेस बेस यार मिक्स हो सकते हैं लेकिन वो हमारे पास रिएक्शन नहीं शो करेंगे। तो अगर मान लो उस मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक है तो वो रिएक्शन करेगी। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, उसकी रिएक्शन करवा सकते हैं हम NaOH के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि उनका नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एसिडिक नेचर होता है। सो व्हेन दे रिएक्ट विद बेस, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट एंड वाटर होगा। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। अगर सोल्ट एंड वाटर बन रहा है और हमें पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक, यार OH है तो बेसिक नेचर का होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज 110% क्या होने वाली है, एसिडिक इन नेचर होने वाली है, यानी कि एसिडिक नेचर की होने वाली है। ठीक है, तो CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन को अब हम यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार आ चुकी है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो ये CaCO3 बनता है ना, ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर घुल ही नहीं पाता है, मिल्की हो जाता है। पहले सॉल्यूशन जो होता है ना, इसका सॉल्यूशन, इसको जब पानी के अंदर मिलाते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, और जैसे जैसे CO2 गैस डालते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की होने लगता है, यानी कि दूधिया होने लगता है। ये जो होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर मिलता नहीं है और नीचे बैठने लगता है। ठीक है, और हमारे सॉल्यूशन को कैसा बना देता है, मिल्की बना देता है, दूधिया बना देता है। ठीक है, और यहाँ पर पानी बनता है। अब फटाफट इसको परफॉर्म करके दिखाते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। देखो अभी ये जो सॉल्यूशन है ना, ये प्योर हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर CO2 गैस डालूंगा वैसे वैसे इसका कलर धीरे धीरे मिल्की यानी कि दूधिया होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से ये मिल्की कलर हमें ऑब्जर्व होता है। हम ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं डेली लाइफ में। कैसे यूज करते हैं, जब हम कली करते हैं ना, हमारी दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, और हमारे एनवायरनमेंट में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से हमारी 1-2 दिन के बाद हमारी जो वॉल है, दीवारें जो है वो चमकने लगती है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज इनटू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस। क्या होता है ऑल एसिड, सारे एसिड में क्या सिमिलरिटीज होती हैं और सारे बेस में क्या सिमिलरिटीज होती हैं, आपको ध्यान से समझना होगा। मैंने पहले बताया कि एसिड वो होते हैं जिसके अंदर H+ फ्री H+ आयन 110% होने वाला है। H+ होगा उसके अंदर, सोरिन टेस्ट, ठीक है, और बेस बिटरिन टेस्ट, वो तो हमारे पास जनरल चीजें थी, लेकिन हमारे पास एसिड वो होगा जिसके पास H+ आयन हो, फ्री H+ आयन हो, और बेस वो होंगे जिनके पास OH आयन होना चाहिए। देखो सारे बेस के अंदर OH- आयन नहीं होता है, लेकिन जिनके पास OH होता है ना, OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया है ना, इसके पास OH नहीं, लेकिन ये फिर भी क्या है, किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हमारे NCERT जो बुक है ना, उसमें सारे हमारे पास जितने बेस है उनके पास OH- आयन होता है। और याद रखना, ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उनको एल्कली बेस बोलते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं क्या सिमिलरिटीज होती हैं सभी एसिड और सभी बेसेस के अंदर। ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस
व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। जितने भी एसिड होते हैं सबकी रिएक्शन जब भी हम मेटल के साथ करवाते हैं तो हमारे पास कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बनती है। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन। तो हाइड्रोजन हमें क्या देखने को मिलती है? कॉमन चीज देखने को मिलती है टू ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन का बनना एक कॉमन चीज हो गई हमारे हर एक एसिड के साथ, यानी कि हर एक एसिड हाइड्रोजन गैस बनाता है जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एसिड्स कंटेन H प्लस आयन एज कैटाइन, यानी कि हर एक एसिड H प्लस कैटाइन कंटेन करता है, H प्लस आयन कंटेन करता है एज कैटाइन। कैटाइन होता है वो। ठीक है, देखो दो चीजें होती है, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिव, एनाइन मतलब नेगेटिव। एंड एनाइन मतलब नेगेटिव। ठीक है, सच एज Cl माइनस। HCl में क्या होता है? Cl माइनस होता है और H प्लस होता है। SO4 माइनस, ये SO4 माइनस किस में मिलेगा? H2SO4 में। NO3 माइनस HNO3 के अंदर मिलेगा। CH3COO माइनस, ये किसके अंदर मिलेगा? एसिटिक एसिड के अंदर मिलेगा। इन HCl के अंदर Cl माइनस, H2SO4 के अंदर ये HNO3 के अंदर NO3 माइनस, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? CH3COOH। ये जो है इसके अंदर कौन सा एनायन मिलने वाला है? इसके अंदर ये मिलेगा एसीटेट आयन। कौन सा आयन? एसीटेट आयन। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमारे पास ये जितने भी आयंस हैं ये सारे के सारे आयंस किसके अंदर होते हैं? इन एसिड्स के अंदर होते हैं। और ये कैसे होते हैं? एनाइन होते हैं। कैटाइन तो सिंपल है, कैटाइन तो H प्लस होगा, कॉमन होगा वो चीज तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बेसेस जनरेट OH माइनस आयन है, यानी कि बेस जो होते हैं वो OH माइनस जनरेट करेंगे व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर, जब उनको पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है। समझ गए? देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ये तो हम जानते हैं, सारे के सारे एसिड जो हैं वो H प्लस से यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ये तो हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं हमारी इतनी वीडियोस में। लेकिन हम ये नहीं देख सकते हैं कि जब उनको घोलते हैं तो वो OH माइनस आयन देंगे या नहीं, H प्लस आयन देंगे या नहीं, क्योंकि यार सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी नहीं दिखते हैं कि H प्लस आयन ये बन गया है, OH माइनस आयन यहाँ पर जा रहा है, ये बन गया है, यहाँ पर देखो ये OH माइनस आयन है, ऐसे थोड़ी नहीं दिखा सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन हमें पता है क्योंकि हमने देखा है कि जो कंसंट्रेटेड जो एसिड होते हैं उनकी स्लो रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं होता है और पानी के अंदर ही हमारे पास एसिड जो होते हैं वो H प्लस देते हैं। और हमारे पास जितने भी एसिड जिसका डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूट बनाते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, उसकी रिएक्शन वो मेटल या फिर किसी भी चीज के साथ जब रिएक्ट करता है तो फास्ट रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू उनके कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन शो होती है। उसके हेल्प से हम देख सकते हैं कि H प्लस आयन इसके अंदर ज्यादा है, डाइल्यूट के अंदर H प्लस आयन ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर इसको हमने पानी में घोल रखा है और पानी के अंदर एसिड H प्लस आयन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास दो एसिड है, एक डाइल्यूट है और एक कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट के अंदर रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और कंसंट्रेटेड के अंदर बहुत स्लो रिएक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एसिड एंड बेसेस इन वाटर, यानी कि जब हम एसिड और बेसेस को पानी के अंदर मिलाते हैं तो होता क्या है? देखो जब भी हम एसिड को पानी के अंदर मिलाते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझना। एसिड जैसे HCl, इसको पानी H2 होता है, इसके अंदर जब हम मिलाएंगे तो क्या होने वाला है? HCl क्या देगा? H प्लस, प्लस में Cl माइनस। अब ये H प्लस जो होता है ना, ये हमारे H2O के साथ मिक्स होकर के क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव बना लेता है। इसकी साइंस क्या है? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की भरमार होती है। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन के साथ व्यस्त हो गए, यानी कि इसके साथ पार्टनरशिप में लग गए, और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन रिच है हमारा ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, H पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो H प्लस को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन को क्या चाहिए? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो ये तो होता है एसिड के साथ। एसिड को जब भी हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो H प्लस और एक उनका हमारे पास एनायन बनता है। एनायन कोई सा बन सकता है, वो डिपेंड करता है एसिड कौन सा ले रहे हैं। एसिड अगर HCl है तो Cl माइनस बनेगा, H2SO4 है तो SO4 माइनस बनेगा, HNO3 है तो NO3 माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एनायन हो गए और हमारे पास कॉमन चीज क्या होगी? H प्लस आयन होंगे। H प्लस आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। ठीक है,
तो ये तो होता है एसिड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो बेस होते हैं, बेस के साथ क्या होता है, देखो बेस को अगर पानी में मिलाते हैं ना, तो बेस की दो चीजें होती हैं, एक तो कैटायन एक एनायन, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दोनों टूट जाते हैं। अब ऐसे नहीं है कि टूट करके अलग बहुत दूर दूर चले जाएंगे, नहीं, वो एक दूसरे के पास ही होते हैं, लेकिन फ्री आयंस में वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे हमारे पास जैसे NaOH है, NaOH, इसको जब भी हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, Na प्लस में OH माइनस, यानी कि ये हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नहीं है कि वहां पर सोडियम बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं, एक दूसरे के पास ही होते हैं, लेकिन फ्री होते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस का मेंटेन हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, फ्री आयंस में प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेसिस के अंदर। बेस देखो अभी मैंने NaOH लिया है, जैसे KOH लेंगे तो K प्लस और OH माइनस आयन के अंदर टूट जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या लिखना है इसके अंदर। एसिड्स की H प्लस आयन, एसिड्स H प्लस आयन देते हैं व्हेन वी डिजोल्व एसिड इन वाटर, जब एसिड को किस में मिलाते हैं, वाटर के अंदर मिलाते हैं, एंड फॉर्म क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और क्या बनाते हैं हमारे पास, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एंड बेसिस गिव OH माइनस आयन एंड कैटायन, और बेसिस जितनी भी होती हैं वो क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। सारे के सारे बेसिस नहीं, जिसके पास OH माइनस होता है ना वो OH माइनस आयन दे देते हैं। और क्या देते हैं, कैटायन। कैटायन तो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारे पास बेस कौन सा है। जैसे अगर बेस अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो Mg2+ होने वाला है और OH माइनस होने वाला है। ठीक है, तो ये होता है, देखो एसिड H प्लस HCl है, H2O के अंदर मिक्स कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनेगा और इसका एनायन बनेगा, Cl माइनस बनेगा। ठीक है, अभी इस बार एक सवाल आया था कि जब भी एसिड को हम पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो जो एनायन बनता है उसका फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला क्या था, Cl माइनस, वहां पर Cl2 बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया था, Cl2 क्लोराइड, अरे क्लोराइड गैस होती है, एनायन का फॉर्मूला क्या होगा, Cl माइनस होगा, क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, NaOH को पानी में मिला रहे हैं। ठीक है, NaOH को पानी में मिलाएंगे तो Na प्लस और OH माइनस बनेगा। ठीक है, तो ये होता है जब हम इनको पानी में मिलाते हैं। और याद रखना, एसिड को पानी में मिलाया जाता है, पानी को एसिड में नहीं डाला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिड को जब भी हम पानी में मिलाते हैं ना तो वो डाइल्यूशन होगा उसका, और डाइल्यूशन मतलब वो पतला होता रहेगा। अब डाइल्यूशन होगा तो वो जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, वहां पर बहुत सारी हीट बाहर निकलती है। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम पानी को एसिड में मिलाते हैं तो क्या होता है, डाइल्यूशन जो होता है या फिर उसका जो आयनाइजेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि आयंस में टूटना, ब्रेक डाउन होना एसिड या बेस का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंटेनर होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो एसिड है वो बाहर छिटक करके आ सकता है। इसलिए हम प्रेफर करते हैं एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाना। ठीक है, ये होता है, तो क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये हमारा अगला टॉपिक होने वाला है कि क्या होता है जब हमें डाइल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है बेसिस विच कैन डिजोल्व इन वाटर। सारे बेस जो कि डिजोल्व हो सकते हैं पानी के अंदर आर नोन एज एल्कलाइन बेस, उनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन बेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एसिड बेस क्या होते हैं, क्या किस तरीके से हमारे पास